हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान को, किसी समस्या को किस प्रकार से उसका समाधान या उसका हल या उसका रास्ता निकाला जाता है, आज हम इसी टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि का उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। इस विधि के जनक सुकरात हैं। सुकरात को इस विधि का जनक माना जाता है। ये अमेरिका शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने इस विधि का विकास किया। डेवी ने स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास उसकी जन्मजात शक्तियों और सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि जन्म के कुछ दिन बाद ही मनुष्य के सामने अपने प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक पर्यावरण में समायोजन की समस्याएं उपस्थित होती हैं। वह इन समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस विधि में मात्र मानसिक क्रियाओं का समावेशन किया जाता है। इसमें तर्क, चिंतन और समझ आदि शक्तियों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। इस विधि के संदर्भ में विद्वान अरिस्त का मत है, समस्या समाधान विधि से अभिप्राय किसी समस्या पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है, जिसके फलस्वरूप संतोषजनक हल प्राप्त हो सके। ठीक है छात्रों, अब हम ये समस्या समाधान विधि के जो चरण हैं, उन चरणों के विषय में अध्ययन करेंगे। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण समस्या की अनुभूति होती है। उसके बाद समस्या को पूरी तरह से समझा जाता है। फिर समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इन तथ्यों के आधार पर समस्या समाधान के लिए परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। फिर इन परिकल्पनाओं की सत्यता की समान परिस्थितियों की जांच की जाती है और अंत में निर्णय निकाले जाते हैं। इस प्रकार समस्या समाधान विधि के निम्नलिखित या कुछ चरण होते हैं। तो छात्रों, आज मैं एक एक करके उन पांचों चरणों के विषय में बताता हूँ। सबसे पहला चरण है हमारा समस्या का चयन करना। समस्या को चयन किस प्रकार से किया जाता है? ये समस्या समाधान विधि का सबसे पहला पद है। इस पद पर अध्यापक बच्चों के सामने समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उनमें उस समस्या को समझकर उसके हल खोजने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर हम करते हैं परिभाषा। नंबर 2, परिभाषा। इस विधि का दूसरा पद समस्या के स्वरूप को निश्चित करना और उसकी व्याख्या करना रहता है। कोई भी समस्या जो बच्चों के सामने उपस्थित की जाती है, उनके अनेक रूप हो सकते हैं। इस पद पर अध्यापकों के समस्या के स्वरूप को निश्चित करने एवं उसकी व्याख्या करने में बच्चों की सहायता करनी होती है। ठीक है छात्रों, हम देखते हैं नंबर 3, तथ्यों का संकलन। समस्या समाधान विधि का तीसरा पद तथ्यों का संकलन करना होता है। इसके लिए विद्यार्थी अनेक कार्य करता है। वे समस्या से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और
प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, यानी परिकल्पना। समस्या से संबंधित समस्त तथ्यों को एकत्रित करने के बाद समस्या के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उसके हल के लिए कुछ उपाय सोचे जाते हैं। इन परिकल्पनाओं पर फिर वाद विवाद होता है और प्रयोग की कसौटी पर कसकर ये देखा जाता है कि उनमें से किसकी सहायता से समस्या हल होती है। अंत में सही कल्पनाओं को समस्या के हल के रूप में ज्ञान का अभिन्न अंग बना लिया जाता है। ठीक है, अब रहती है इसके चरण, 5वां चरण है मूल्य निरूपण। समस्या समाधान विधि के इस स्तर पर नए ज्ञान का उपयोग अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से भी देखा जाता है और यह देखा जाता है कि इसका संबंध अन्य सीखे हुए ज्ञान से किस प्रकार है। जब तक कोई ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ा नहीं जाता तब तक उसका याद रहना भी असंभव होता है। सीखने की विधि तो वही है जिसमें समस्त ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित किया जाता है। छात्रों, अब हम समस्या समाधान विधि के गुणों के विषय में चर्चा करते हैं। गुणों के विषय में बताता हूँ। नंबर 1, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। समस्या समाधान विधि क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से सीखने सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियमों का पालन करना होता है। ठीक। नंबर 2, इस विधि में शिक्षार्थी शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से क्रियाशील रहते हैं। वे स्वयं के अनुभव से सीखते हैं। इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। नंबर 3, इस विधि में ज्ञान एक संपूर्ण इकाई के रूप में होता है। समस्या के हल करने में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है और नया ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जाता है। उसे पूर्ण ज्ञान का अंग बनाया जाता है। फिर यानी बाद में उसे पूर्ण ज्ञान का अंग बनाया जाता है। ठीक है। नंबर 4, इस विधि में स्वाध्याय को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि समस्या समाधान विधि में जितना लिटरेचर, जितने साहित्य पढ़ा जाएगा उतनी ही समस्याओं के समाधान के विषय में नई नई जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। अब हम छात्रों समस्या समाधान विधि के जहाँ गुण थे उनके कुछ दोषों के विषय में भी चर्चा करते हैं। जहाँ गुण है वहाँ दोष भी होने अवश्य होते हैं। तो पहला इसका दोष है, इस विधि से समस्त पाठ्य वस्तु का शिक्षण असंभव होता है। ठीक है। नंबर 2, ये विधि छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि वे तर्कपूर्ण चिंतन नहीं कर सकते और समस्या को समझने व उसका हल ढूंढने के योग्य नहीं होते। ठीक है। नंबर 3, इस विधि में समय और शक्ति का अपव्यय होता है। नंबर 4, इस विधि में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव रहता है। समस्या का चयन, प्रस्तुति, समस्या से संबंधित ज्ञान एवं कौशलों की प्रस्तुति, ये सभी कार्य बहुत पेचीदा कार्य हैं। इन्हें सभी अध्यापक नहीं करते। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों का होना आवश्यक होता है। ठीक है छात्रों, आज हमने समस्या समाधान विधि के गुण, दोष और इसके चरणों के विषय में अध्ययन किया है।